हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम जो लोग हैं आपको जितना भी कंटेंट दे पाते हैं उतनी कोशिश करते हैं आपको देने के लिए। और इसी संदर्भ में हमने जो आपका CGL का जिसका एग्ज़ाम चल रहा है, जो CHSL का एग्ज़ाम आपका हो रहा है और आपका जो MTS का एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए हमने चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको उठाकर हमने करने की कोशिश की है। ठीक है ना। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से यही विश्वास है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सभी को देखिए, जो आपसे आते हैं उनको आप अच्छे से याद करेंगे, और आप जो लोग जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है या जिनका आंसर गलत हो गए हैं उनको आप अच्छे से अपना ठीक करके जाएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर SSC के लिए सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए तो माँ सरस्वती का नाम लेते हुए स्टार्ट करेंगे और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द गवर्नर, कि जो गवर्नर है उसका जो टेन्योर होता है वो कितने साल का होता है। पहली बात तो जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल की अगर हम बात करेंगे तो ये राज्यपाल आपका कौन से भाग में आता है, ये पार्ट 6 में आता है, पार्ट 6, क्योंकि पार्ट 6 में क्या आता है, स्टेट यानी कि राज्य आता है। और अगर हम इसके बात करेंगे कि एक राज्य का एक गवर्नर होगा, या एक गवर्नर जो है ना वो बहुत सारे एक से अधिक भी राज्यों का हो सकता है, लेकिन हम आर्टिकल 153 बात करता है 153 कि एक राज्य का एक गवर्नर होगा। और यहाँ पे बात की गई इसके टेन्योर की, तो आपको पता है एक जो गवर्नर होता है इसको ये राष्ट्रपति के प्रयास जो राष्ट्रपति होता है उसके ही उसमें काम करता है, उसी की नियुक्ति के द्वारा काम करता है। और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो कितने होता है, इसका टाइम पीरियड 5 साल के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा का जो सेक्रेटरीट होता है वो कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ, कि जो लोकसभा सचिवालय होता है किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है। तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आता है कौन, लोकसभा सचिवालय। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो है, जो हमारा पार्लियामेंट होता है, जो संसद होता है, संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। तो लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो जो लोकसभा है वो आर्टिकल 81 में आता है, आर्टिकल 81 में क्या आता है, लोकसभा, और आर्टिकल 80 में क्या आता है, राज्यसभा। ठीक है ना। और आर्टिकल 79 ये बताता है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको पूछा गया है कि जो हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी है ना, विधि के समक्ष समानता, तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता बताता है। तो आपको बताया आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 इज टॉकिंग अबाउट द राइट ऑफ द इक्वलिटी बिफोर लॉ, यह कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि भारत में किसी जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और आर्टिकल 17 की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 17 में क्या है, द प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। ठीक है ना, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो आपको पता है भारत का राष्ट्रपति चुनने के लिए कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रपति जो है ये किस में आता है, ये पार्ट 5 में आता है। और आर्टिकल 52 बताता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, आर्टिकल 52 बताता है, अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2-3 बार इसको डिस्कस भी किया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 323A की बात करेंगे तो आर्टिकल 323A में क्या है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। बात समझ में आएगा। और अगर हम इसके पार्ट की बात करेंगे कि किस भाग में है, तो आर्टिकल भाग 14A 14A में हमारे पास क्या है, आपके पास प्रशासनिक न्याय ट्रिब्यूनल्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप नोट एक बार कर लीजिएगा। भाग 14A में आपके पास ये रहेगा। नंबर 6, जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है। जैसे भारत की संसद है, पार्लियामेंट है, आपकी जो कांग्रेस है, जो आपका USA है अमेरिका, उसकी संसद को हम क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो जापान की जो संसद है उसको हम बोलते हैं क्या, डायट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायट बोलते हैं। ठीक है ना। सोरा की बात करेंगे, सोरा किसकी संसद है, ये जो हमारी सऊदी अरब जो कंट्री है, सऊदी अरब की जो कंट्री का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसको हम बोलते हैं क्या, शोरा बोलते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया 52 के अंदर, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली थे। और फजल अली के साथ 2 अन्य मेंबर थे, जिसका नाम था हरदेनाथ कुंजरू और KM पणियक्कर। ये दोनों मेंबर थे, ये दोनों क्या थे, मेंबर थे। और जबकि फजल अली इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। तो इसमें कुल 3 राज्य बने थे, 3 सदस्य थे। और आपको पता है इसी के द्वारा भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था हमारा कौन सा,
आंध्र प्रदेश बनाया गया था, जिसको पहले से JVM कमेटी ने भी क्या कर दिया था, खारिज कर दिया गया था। ठीक है, चलिए कि भाषा के आधार पर भारत के राज्य नहीं बनेंगे, लेकिन एक पूरी कहानी आपने पढ़ रखी होगी। रामल्लू जी थे, 41 डेज का उनका अनशन रहे, फिर उनकी डेथ हो गई, उसके बाद स्थिति बिगड़ी, तब जाके भाषा के आधार पर पहला भारत का राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। चलिए, व्हेन डिड इंडिया बिकम्स ए फुली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत एक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश आपका बन गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस टिल प्रेसिडेंट प्रसाद पर्यंत। तो यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रसाद पर्यंत कौन काम करता है, तो लोकसभा के सदस्य बिल्कुल नहीं करते हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बिल्कुल काम नहीं करता है। निर्वाचन आयुक्त भी नहीं करता, राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत काम करता है कौन, राज्यपाल, उसी के अनुशंसा पे काम करता है। ठीक है ना, राज्यपाल। आगे लिखा है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट क्या लिखा है, लोकसभा सदस्य का स्पीकर होता है, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं। राज्यसभा का सदस्य होना, बिल्कुल नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वह MP नहीं होता है। जो हमारा भारत का उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति भारत के जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। और एक बात आपको और पता है, जो भी भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, लिखा है नो MP, वह सांसद नहीं होता है। चलिए, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म्स, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद का पद संभाला है, तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। डॉक्टर S राधाकृष्णन लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे, और प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के भी यही रहे थे। ठीक है ना, इसके बाद ये राष्ट्रपति बन गए थे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, भारत का राष्ट्रपति किसका अंग होता है, मैंने बताया, जो भारत की संसद होती है, जो भारत की संसद होती है, भारत की संसद की व्याख्या की गई है अनुच्छेद नंबर 79 में। आर्टिकल 79 में कहा है भारत एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी, और संसद के महत्वपूर्ण 3 अंग होंगे, जिसमें आपका राष्ट्रपति होगा, बच्चे, राष्ट्रपति के साथ साथ इसमें आपका लोकसभा होगा और आपका राज्यसभा होगा। और राष्ट्रपति बताया गया है आर्टिकल नंबर 52 में, आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 80 बताता है एक राज्यसभा होगी, और आर्टिकल 81 बताएगा एक लोकसभा होगी। तो हम कह सकते हैं भारत का राष्ट्रपति किसका अंग होता है, तो भारत का राष्ट्रपति किसका, पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, क्योंकि इसके बिना कोई भी संसद नहीं चल सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली साइन तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को ही करने चलेंगे। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज फॉर्म, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ेंगे। ये नहीं पूछ रहा है पहला वित्त आयोग का समय पीरियड क्या है, ये पूछ रहा है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, और प्रथम वित्त आयोग 1952 से लगाकर 1957 तक चला था। ध्यान से पढ़ना, ये इसके लिए गठन किया गया था 1951 में। ठीक है ना, और जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन था, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था KC नियोगी। KC नियोगी वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये 1951 में इसका गठन हुआ, जबकि इसका टाइम पीरियड था ये 1952 से 57 तक था। अगर हम बात करेंगे, अभी हमारे पास फाइनेंस जो कमीशन है वो चल रहा है 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसकी जो अवधि है ये 2020 से लगाकर 2025 तक चल रही है। इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, नंद किशोर सिंह, NK सिंह जिसको बोला जा सकता है। और जो हमारा 16वां फाइनेंस कमीशन चलेगा, जिसकी अवधि रहेगी 2025 से लगाकर 2030 तक, इनके जो अध्यक्ष होंगे वे होंगे अरविंद पनगड़िया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अरविंद पनगड़िया। ठीक है ना, इसको आप याद रख लेंगे। तो ये आपको थोड़े से पहले फाइनेंस कमीशन के बारे में बता दिया गया। और फाइनेंस कमीशन जो होता है ये हमारे आर्टिकल 280 में होता है, 280 में होता है। और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो आपको इतना यहाँ से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से वित्त आयोग में फंस जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है, आप मुझे कमेंट में बताओगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है, ये आपको बताना पड़ेगा। ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति, करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति कुछ भी नहीं होता, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से, वैसे तो बहुत बड़ा पद है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं।
तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वह राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, पदेन सभापति होंगे, ठीक है ना, जबकि वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, न ही लोकसभा के होते हैं, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट एनार्किस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था, तो सब नाम से जानते हैं, अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम मैंने आपको बताया। तो ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे और लेकिन भारत के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी सो फार, अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है, तो आपको पता है भारत में आज तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी घोषित की गई है। पहली बात करेंगे 1962 जब भारत चीन युद्ध होता है, फिर 1971 जब भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, और फिर 1975 जब इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगाया था। तो ये साल भी हैं, आपको ईयर भी याद हो जाना चाहिए। तो 3 बार लगा है और यहाँ पर लिखा है 3 बार। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपात, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी भारत में, वित्त आपात आज तक एक बार भी नहीं लगा, ठीक है ना। और अगर आपको पसंद आ रहा है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, और इसको शेयर भी कर दीजिए ना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, ताकि आप लोगों का जो मोटिवेशन होता है, जो आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उससे हमारा मोटिवेशन आपका दोनों का साथ बना रहता है, ठीक है। चलिए, टू होम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति हमेशा अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देगा, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना त्यागपत्र हमेशा किसको देंगे, वो राष्ट्रपति को देंगे। तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के लिए अधिकतम सीमा कितनी बताई गई है। भारत में दलों के लिए भाई इसका जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए कोई भी सीमा नहीं है, एग्जाम देने के लिए आपकी लिमिटेड सीमाएं हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो बुजुर्ग से बुजुर्ग भी बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट, कोई अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20, हु कैन कॉल ए जॉइंट सेशन फॉर द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब दोनों पक्षों में कोई विवाद हो जाता है कोई महत्वपूर्ण बिल पर, तो क्या करता है, दोनों पक्षों को, दोनों जो संसद के दोनों हाउस होते हैं, एक संयुक्त जॉइंट सेशन बुला सकता है, उसको बुला सकता है हमारा राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। और कैसे बुला सकता है, तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 108 है, 108 के द्वारा इनको बुलाया जा सकता है, और जो इनका चेयरमैन होगा वो होगा लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, मतलब बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। किससे बुलाएगा, 108 से बुलाएगा। और जब ये हाउसेज आ जाएंगे तो इनका कोई ना कोई चेयरमैन होना चाहिए बच्चों, तो जो इनका चेयरमैन होगा वो कौन होगा, लोकसभा स्पीकर इसका चेयरमैन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। लिखा है द CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट जनरली रिकॉर्डेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आमतौर पर प्राप्ति और व्यय का लेखा जोखा नहीं रखते। किसका नहीं रखते हैं, केंद्र सरकार का रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो लोकल गवर्नेंस है, जो लोकल बॉडी है, स्थानीय निकाय है, तो स्थानीय निकाय का जो लेखा जोखा है, ये जो CAG होता है वो नहीं रखता है, स्थानीय निकाय का नहीं रखता। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन नया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये फजल अली थे। क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है शायद, हाँ ये रिपीटेशन चल रहा है आपका। यहाँ से आप देखें क्वेश्चन नंबर 25, बीच में कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीट हो गए थे, ठीक है। चलिए देखिएगा, लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैंडेट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान में कितने प्रकार की आज्ञापत्र या परमादेश हैं। तो भारत में आर्टिकल 32 को आप रिट भी बोलते हो, जिसको आप रिट भी बोलते हो, तो 5 प्रकार की हैं, 5 प्रकार की। एक है आपका मैंडेमस, या हम बात करते हैं पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना। दूसरा क्या है, परमादेश है ना। नंबर 3 क्या है आपका नंबर 3 है उत्प्रेषण। नंबर 4 क्या है आपका, अधिकार प्रच्छा, इसको प्रोहिबिशन भी बोला जाता है, और सिटेरियो। और यहाँ पर क्या है आपका एक प्रतिबंधित आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोलते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ठीक है ना, प्रोहिबिशन, सिटेरियो एंड क्यू वारंटो। तो ये 5 आपके पास होती हैं। तो आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को BR अम्बेडकर जी ने बोला है कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। ये आप देख लेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा ये। चलिए,
हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करते हैं आज की, तो भारत के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब बना था तो इन ऑप्शंस के हिसाब से देख के ऐसा लगता है कि ये बात करना चाह रहा है कि जब भारत का संविधान बना था उस टाइम हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे, तो हमारे पास मौलिक अधिकार कितने थे, 7 हुआ करते थे। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। पहला मौलिक अधिकार क्या है, विधि की समानता का अधिकार है। फिर दूसरा क्या है, समानता का अधिकार की बात हम बात करेंगे कि हमारे पास अभिव्यक्ति यानी कि बोलने का अधिकार है ना। उसके बाद हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और हमारे पास अभी जो बात करेंगे तो यानी कि रीट यानी कि संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत है। जो हमारे पास क्या था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है ना, तो संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास कितने बच गए हैं, 6, जबकि पहले कितने थे, 7 थे। ठीक है ना, आपके पास नोट में लिखे होंगे तो आप मेरी बात समझ के रिवाइज भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो द प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो हमने लिया है, कहाँ से लिया, हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द हेड ऑफ द कमेटी ऑन विच द पंचायत राज वार इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री वाज, कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज को लागू किया गया था, तो वो कौन सी कमेटी हमारी, बलवंत राय मेहता। इन्होंने 3 स्तर पर भारत में बनाया कि भाई आप 3 स्तर पर जो है पंचायत बनाइए, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिसको आप ब्लॉक बोल देते हो, जिला स्तर। ठीक है ना, तो ये कौन था, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जिसके स्तर पर आज आप देखते हैं कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स भी मिले हैं। चलिए, इफ द पंचायत इज डिजोल्व देन विद इन विच पीरियड इलेक्शंस टेक द प्लेस, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो निम्नलिखित में से किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए, तो आपका हो जाना चाहिए 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन हो जाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए, हाउ मेनी ईयर्स डज द मेयर, तो मेयर का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, वो 5 साल के लिए होता है, आपको पता ही है। राज्यसभा के सदस्य को छोड़ दीजिए, उनका 6 साल होता है, बाकी सबका 5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ लॉन्ग इज द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इन फोर्स, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रह सकता है, तो ये 6 महीने का एक टाइम पीरियड देगा। 6 महीने में हमारे पास जो हाउसेज होते हैं उनको ये क्या कराना होता है, पास करवाना होता है। 6 महीने इसका आंसर सही रहेगा। 32, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, तो आपको पता है, हमने बताया प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ द पर्सनल फ्रीडम, निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निजी स्वतंत्रता मतलब इसका क्या होगा, यानी कि हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस जो है, जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यही आपकी एक क्या है, प्राइवेट लिबर्टी को बताता है। ठीक है ना, ये एक रिट है। 34, कितने प्रकार की उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे आपका उच्च न्यायालय हो। मैं बता देता हूँ, ये रिट जारी करने का जो काम है, ये आपका हाई कोर्ट का हो सकता है, एक तो बच्चे, एक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 से जारी करती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 22 से। अगर पूछें कि इनमें से दोनों की रिटों के मामले में पावर किसकी ज़्यादा है, तो ये मोर पावरफुल होता है। ध्यान रखें ना, एग्जाम में गलती मत कर देना, ये मोर पावरफुल होता है, इसके पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं इन द कंपेरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस बात में थोड़ा देखने में अजीब है, लेकिन एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे 35, अकॉर्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ लाइफ इज, जीने का अधिकार एक क्या है, जीने का अधिकार एक आपका फंडामेंटल राइट है, एक जीने का अधिकार आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार है। तो आज से हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है, मैंने 35 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आए होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको पसंद नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, पसंद आया तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट जरूर करें। तो आपकी कमेंट को देख के हम अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो कल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू।